हेलो, 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 हेलो। मैं डॉक्टर कृष्ण गुप्ता, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, न्यूयॉर्क मेडिकल कॉलेज। आज आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें करने जा रहा हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है कि बहुत बार देखने में आता है कि पेशेंट आते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे अपना पूरा ब्लड चेकअप करवाना है। और आपको पता लगता है कि कुछ काफ़ी पेशेंट इस टाइप के हैं जिन्होंने ब्लड टेस्ट मान लीजिए कि 2, 4, 5 साल में कभी करवाया भी नहीं है या पहली बार करवा रहे हैं। तो ये बात जानने की, सोचने की है कि उनकी हेल्प कैसे करें हम, और किस टाइप के टेस्ट उनके करवाएं, और क्या टेस्ट उनको इम्पोर्टेंट है और दूसरी बातें क्या इम्पोर्टेंट नहीं हैं। तो चलिए कुछ इन बातों पे विचार करते हैं। और मैं आपको आई होप कि इन बातों को सुनने के बाद आपको बेटर आइडिया होगा कि इन बातों की क्या इम्पोर्टेंस है और ये टेस्ट कैसे करवाएं और क्यों करवाएं आप। तो ये मेरा एक ब्लड टेस्ट का पेपर है जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं अपने ऑफिस में। जब भी कोई पेशेंट इस टाइप का होता है, रिक्वेस्ट करता है, तो उसको ये फॉर्म भर के देते हैं कि ये टेस्ट तुम्हें करवाने चाहिए। पहली बात है कि कब करने चाहिए टेस्ट। मेरा अपना विचार है कि 30 से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको कम से कम 1 साल में एक बार ज़रूर टेस्ट कराना चाहिए, ये सारा ब्लड वगैरह का। क्योंकि जैसे 30 ईयर से आप आगे निकलते हैं तो मेडिकल प्रॉब्लम्स एक एक करके आपके साथ जुड़ जाती हैं। और इन प्रॉब्लम्स को जानना और डायग्नोज करना और ये जानना कि अर्ली स्टेज में कि ये प्रॉब्लम क्या है और उसके लिए कोई प्रॉपर स्टेप लेना ताकि उस प्रॉब्लम को हल किया जाए जल्दी से जल्दी। इसलिए जब तक वो ब्लड टेस्ट नहीं होंगे तब तक आपको प्रॉब्लम का पता नहीं लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टेस्ट है कि उसको हम बोलते हैं सीबीसी। सीबीसी का मतलब है कंप्लीट ब्लड काउंट। तो इसका मेरे सामने एक पेशेंट हैं जो ये एक बैंक के मैनेजर हैं। 2 वीक पहले मेरे पेशेंट आए थे बन के, और उनके रिजल्ट मेरे सामने है। तो मैं आपको उन रिजल्ट के साथ ये आपको बताऊंगा कि उस रिजल्ट को में क्या क्या चीज़ें निकलती हैं और उन रिजल्ट में क्या चीज़ नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है। तो ये कंप्लीट ब्लड काउंट जो है ये एक पेज आएगा आपके सामने जब रिजल्ट आप देखेंगे। इसमें कंप्लीट ब्लड टेस्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम होता है हीमोग्लोबिन का लेवल, आरबीसी माने के रेड ब्लड सेल का काउंट, वाइट ब्लड सेल का डब्ल्यूबीसी का काउंट, और भी कई चीज़ें होती हैं। लेकिन ज़्यादा मैं इम्पोर्टेंट बातों पे ध्यान दिलाऊंगा आपका। पहली बात है कि आपको ये थोड़ा सा आइडिया होना ज़रूरी है कि हीमोग्लोबिन का लेवल आपका 12, 13, 14 के आसपास होना चाहिए। 11 से कम अगर है तो इसका मतलब डेफिनेटली आपको अनीमिया है। और अनीमिया अगर है किसी को तो ये जानना ज़रूरी है कि अनीमिया क्यों है। और अनीमिया के लिए आप अपने डॉक्टर से बात करें, वो डॉक्टर आपकी हेल्प करेंगे, ढूंढेंगे कि आपको अनीमिया क्यों है और उसका कारण जान के उस कारण का इलाज करेंगे और अनीमिया का इलाज करेंगे। तो अनीमिया को आप एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि याद रखें कि अनीमिया का मतलब है कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि हीमोग्लोबिन का लेवल जब तक नहीं है तब तक अनीमिया आपको आपके बॉडी के सारे हिस्सों को उसी तरह से है जैसे एक पेड़ को जितना पानी मिलना चाहिए, अगर उससे हाफ अगर अमाउंट पानी देंगे तो वो पेड़ ठीक से हरा भरा नहीं रह पाएगा। उसी तरह से बॉडी के जितने हिस्से हैं इनको हीमोग्लोबिन की ज़रूरत पड़ती है। वाइट सेल काउंट यानी कि डब्ल्यूबीसी का क्या रोल है। आमतौर से हम कहते हैं 4 से 11,000 का नंबर नॉर्मल मानते हैं, लेकिन मैं अलग अलग लैब में कई बार नॉर्मल थोड़ा कम या ज़्यादा होता है। तो आपकी लैब के हिसाब से जाएं आप। अगर डब्ल्यूबीसी का लेवल ज़्यादा हाई है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको इन्फेक्शन है यूरिन में या किडनी में या लंग्स में। तो आपके डॉक्टर से आपको सलाह करनी पड़ेगी कि ये वाइट सेल का काउंट हाई क्यों है। उसी तरह से आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल पे आ जाते हैं। रेड ब्लड सेल का काउंट अगर कम है तो इसका मतलब वो अनीमिया का पार्ट है। फिर अगेन आपको डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कि आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल का काउंट नॉर्मल क्यों नहीं है। तो ये तो आ गया सीबीसी का मामला। अब थोड़ा आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सीबीसी के बाद हम दूसरा टेस्ट ऑर्डर करते हैं, उसका नाम है एलएफटी। एलएफटी का मतलब है लीवर फंक्शन टेस्ट। तो लीवर फंक्शन में कई चीज़ें होती हैं, वो एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन और लीवर के एंजाइम्स वगैरह। लेकिन ये सारी चीज़ों को नॉर्मल या एबनॉर्मल का आपको जब रिजल्ट देखेंगे, अगर उसमें कोई एबनॉर्मलिटी है तो लीवर में, तब आप अपने डॉक्टर से बात करेंगे कि लीवर में ये एबनॉर्मल रिजल्ट क्यों आ रहे हैं।
तो ये भी अगेन ध्यान देने की बात है। आप देखें अपने रिजल्ट्स को और देखें, अगर नॉर्मल है तो ठीक है, नहीं है तो प्लीज़ टॉक टू योर डॉक्टर। अब आगे इसके सीएमपी में कंप्लीट मेटाबॉलिक पैनल जिसको बोलते हैं, हम एक सीएमपी बोलते हैं उसको, कंप्लीट मेटाबॉलिक पैनल। इसमें एक आता है नंबर ग्लूकोज का। तो ये ब्लड टेस्ट आप ट्राई करें कि फास्टिंग कराएं, क्योंकि अगर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कराते हैं आप तो आप देखते हैं कि ब्लड ग्लूकोज अगर हाई है तो उससे डायबिटीज़ का आपको डायग्नोसिस मिलेगा। अगर 100 से नीचे है तो इसका मतलब फास्टिंग तो नॉर्मल है, 100 और 125 के बीच में है तो इसका मतलब आप प्री डायबिटिक कैटेगरी में आ जाएंगे। और 125 से ऊपर अगर फास्टिंग है तो चांसेस है कि आपको डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ का दूसरा जो हेल्प मिलेगी आपको, वो मैं 5 मिनट के बाद बताऊंगा आपको। A1C का टेस्ट वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डायग्नोसिस के लिए, डायबिटीज़ के लिए। लेकिन CMP यानी कि कंप्लीट मेटाबॉलिक पैनल में सोडियम पोटाशियम का लेवल जानना और उसके साथ में किडनी के टेस्ट भी इसमें आ जाते हैं। BUN हम बोलते हैं यूरिया नाइट्रोजन का लेवल जो ब्लड का, अगर BUN का लेवल हाई है इसका मतलब आपका किडनी का फंक्शन ठीक नहीं है। एक इसमें टेस्ट का रिजल्ट आएगा क्रिएटिनिन का लेवल आपके ब्लड में, और अगेन अगर क्रिएटिनिन का लेवल अगर हाई है तो इसका मतलब आपकी किडनी का फंक्शन ठीक नहीं है, किडनी में गड़बड़ है कहीं ना कहीं। इसके साथ में आपको एक टेस्ट आएगा इसमें जिसको हम बोलते हैं, थोड़ा लंबा वर्ड है, GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। GFR का नंबर अगर ठीक नहीं है, अगर कम है तो वंस अगेन वो भी इंडिकेट करता है कि आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है। तो कंप्लीट मेटाबॉलिक पैनल में बहुत चीज़ें होती हैं, लीवर भी आ गया, किडनी भी आ गई और ब्लड शुगर भी आ गई। ये सब के नंबर आप देखें, और अगर नंबर ठीक नहीं है तो अपने डॉक्टर से बात करें। किडनी में प्रॉब्लम है तब आपको सलाह लेनी पड़ेगी कि किडनी में प्रॉब्लम क्यों है। लीवर में भी प्रॉब्लम है तो देखना पड़ेगा। अगेन अगर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो आपको डायबिटीज़ का चेकअप कराना पड़ेगा कि डायबिटीज़ है तो इसका क्या किया जाए अब। तो ये सारी बातें CMP आपको बताएगा, कंप्लीट मेटाबॉलिक पैनल जिसको हम बोलते हैं। अब कंप्लीट मेटाबॉलिक पैनल के बाद में इससे आगे हम चलते हैं लीवर के इसमें लिपिड प्रोफाइल पे। वो भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टेस्ट है, और आप लोगों को शायद से कुछ आइडिया होगा कि जब आप लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं तो 3-4 अलग अलग नंबर आते हैं। एक तो कोलेस्ट्रॉल का टोटल नंबर आप देखें कितना है, कोलेस्ट्रॉल के साथ HDL का नंबर और LDL का नंबर। LDL सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन सब में मिला के। LDL के नंबर को नॉर्मल रेंज अलग अलग लेबोरेटरी में अलग अलग देते हैं, और बहुत से लोग 100 या 130 को भी नॉर्मल मान लेते हैं। लेकिन मैं अपने इंडियन पेशेंट्स को सलाह दूंगा और उनको एडवाइस करूँगा, आप लोगों के लिए भी ज़रूरी बात है ये, कि अपने LDL को आप 70 या उससे नीचे रखें। कारण क्या है कि मोस्ट एवरेज इंडियंस को बड़े हाई रिस्क फैक्टर में हम लोग हैं। तो हाई रिस्क के जो फैक्टर के लोग होते हैं उनको LDL अगर 70 से नीचे है तो उनका हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है। इसलिए प्लीज़ मेक श्योर कि आपका LDL का लेवल 70 या इससे नीचे रहे, ऊपर ना जाए। और LDL को ठीक करने के लिए डाइट और एक्सरसाइज तो ज़रूरी हैं, और बातें भी ज़रूरी हैं, वेट कंट्रोल वगैरह। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप स्टैटिन की ज़रूरत को समझें, स्टैटिन पे मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है। स्टैटिन का मतलब है कि लिपिटोर या कि क्रेस्टोर टाइप की मेडिसिन, ये बहुत ज़रूरी है हार्ट अटैक से बचने के लिए। जितने भी एडल्ट्स हैं हम उनको एडवाइस करते हैं कि थोड़ी डोज या मीडियम डोज वो लिपिटोर की या क्रेस्टोर की लें, क्योंकि उसके बहुत बेनिफिट हैं और वो हार्ट अटैक को रोकती है और हार्ट की आर्टरीज को क्लीन करके रखती है वो। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लिपिटोर या के क्रेस्टोर लेते रहें और अपने डॉक्टर से बात करें, और साथ में LDL के लेवल को चेक करवाएं टाइम टू टाइम। 1 साल में 1 बार ज़रूर करवाएं, हो सकता है 2 बार भी करवाना पड़े। अगर आपका हाई नंबर है तो डेफिनेटली 2 या 3 बार भी करवाना पड़ सकता है। लेकिन याद रखें कि LDL के नंबर को अपनी लाइफ को लंबा बनाने के लिए प्लीज़ मेक श्योर कि आपका LDL 70 या इससे नीचे होना चाहिए। ये नंबर ज़रूरी है। अभी भी मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ अनफॉर्चुनेटली, और काफ़ी एजुकेटेड लोग भी अनफॉर्चुनेटली इस बात को ध्यान नहीं दे पाते और सडनली 55, 60, 65 पे हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो प्लीज़ मेक श्योर कि ये नंबर ठीक रखें अपना। इसके बाद हम चलते हैं हीमोग्लोबिन A1C का टेस्ट है, जो कि डायबिटीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है।
हीमोग्लोबिन A1C के लिए आपको फास्टिंग ब्लड शुगर कराने की जरूरत नहीं, फास्टिंग का नहीं होना जरूरी है। आप दिन में किसी भी टाइम में कराएंगे तब भी A1C खराब नहीं होता, नंबर उसका रॉन्ग नंबर नहीं आता है। और अगेन नंबर के हिसाब से चलेंगे तो आप याद रखें कि 5.7 से अगर नीचे है तो नॉर्मल है, और 5.7 और 6.4 के बीच में है तो इसका मतलब आप प्री डायबिटीज़ की कैटेगरी में हैं, और 6.5 से ऊपर हैं तो आपको डायबिटीज़ है। ये 3 नंबर आपको याद रखने पड़ेंगे। और हीमोग्लोबिन A1C की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है आजकल। हर पेशेंट में हम हीमोग्लोबिन A1C जरूर कराते हैं ताकि पता लगे कि आप डायबिटीज़ के शिकार तो नहीं हो चुके हैं, और अगर ऐसी बात है तो फिर अपने डॉक्टर से बात करके और डायबिटीज़ का इलाज करना ज़रूरी है, वरना डायबिटीज़ का रिस्क फैक्टर और हार्ट का डैमेज, किडनी का डैमेज, ये सब बातें मिला के आपको बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है टोटली। एक टेस्ट और इसमें आप इंक्लूड करें, वो है ब्लड का यूरिक एसिड, क्योंकि बहुत लोगों को आपने देखा होगा जिनको गठिया दर्द बोल देते हैं या कि जोड़ों का दर्द, गाउट जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, गाउट के लिए यूरिक एसिड का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ इंक्लूड यूरिक एसिड ऑल्सो एज ए पार्ट ऑफ योर रूटीन चेकअप, और यूरिक एसिड का नॉर्मल होने से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब हम आगे चलते हैं। मैन के लिए एक ज़रूरी बात है कि मैन या वुमेन कोई भी हो, थायराइड की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, आपने देखी होगी, हाइपोथायराइडिज्म जिसको बोलते हैं, लो थायराइड का होना। थायराइड ग्लैंड जो कि यहाँ पे होता है, और वो थायराइड ग्लैंड अगर काम नहीं कर रहा ठीक से तो TSH का लेवल हाई हो जाता है। थायराइड के वैसे तो 4-5 टेस्ट होते हैं, लेकिन एक सिंपल टेस्ट है जो कि TSH का लेवल है। प्लीज़ मेक श्योर कि आप TSH का लेवल का नॉर्मल देखें क्या होता है, उसमें आपकी रिपोर्ट में मिलेगा नॉर्मल लेवल। और TSH का टेस्ट भी करवाएं जब आप रूटीन चेकअप करवाते हैं अपना। अनफॉर्चुनेटली वीमेन में थायराइड की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, लेकिन मैन में भी हो सकती है। 70-80% लोग जो थायराइड की प्रॉब्लम से पीड़ित है उनको अंडर थायराइड ग्लैंड होता है, अंडर एक्टिव। 20% के करीबन ओवर एक्टिव, जिसको हम हाइपर थायराइड बोल देते हैं। लेकिन इन एनी केस थायराइड का टेस्ट करवाने से TSH से आपको पता लग जाएगा कि थायराइड ग्लैंड ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इससे आगे चलते हैं विटामिन D का लेवल, क्योंकि विटामिन D का लेवल भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। करीबन 30-40-50% लोगों में विटामिन D का लेवल कम पाया गया है। तो प्लीज़ मेक श्योर जब आप ब्लड का चेकअप करवा रहे हैं अपना, तो विटामिन D का लेवल भी करवाएं, क्योंकि अगर विटामिन D का लेवल कम है तो आपके मसल की वीकनेस, टायर्डनेस, फटीग और इवन डायबिटीज़ का भी रिस्क पाया गया है ज़्यादा विटामिन D की कमी की वजह से। तो विटामिन D की कमी आजकल बहुत बड़ा टॉपिक बन गया है, और विटामिन D की कमी को पूरा करना लकीली बहुत आसान है, क्योंकि एक टैबलेट आपको लेनी है डेली में छोटी सी, और वो विटामिन D के लेवल को, आपके लेवल को ठीक कर देगी। तो विटामिन D का लेवल जब तक नहीं कराएंगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि आपका एक्चुअल लेवल कितना ज़्यादा है या कि कम है। अब थोड़ा इससे आगे चलते हैं, उसमें आता है आपका यूरिन का टेस्ट। इससे पहले आएंगे हम मैन में। 50 ईयर से ऊपर के जो मैन हैं उनमें प्लीज़ मेक श्योर कि आप साल में एक बार PSA का लेवल ज़रूर करवाएं। आप लोगों को शायद से आइडिया होगा कि मैन में प्रोस्टेट का कैंसर बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। बहुत फैमिलीज़ में आपको मैन मिल जाएंगे जो 50, 60, 70 ईयर ओल्ड जिनको प्रोस्टेट का कैंसर हो गया, और करीबन जो है 1.5-2 लाख लोगों की डेथ जो अमेरिका में ही हो जाती है प्रोस्टेट कैंसर से। इंडिया में करीबन मेरा ख्याल है 7-8-9 लाख लोगों की डेथ हर साल प्रोस्टेट कैंसर की वजह से होती है। प्लीज़ मेक श्योर, बहुत सिंपल टेस्ट है ये ब्लड का, और PSA लेवल अगर हाई आता है तो प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क इंडिकेशन मिलता है। तो प्रोस्टेट के एक्सपर्ट से, यूरोलॉजिस्ट से बात करना ज़रूरी है। तो PSA लेवल भी कराएं। इससे आगे हम चलते हैं यूरिन का टेस्ट। कंप्लीट यूरिन चेकअप बहुत ज़रूरी है। यूरिन में प्रोटीन कितनी है, शुगर कितनी है, और इसके साथ में प्रोटीन में कहीं रेड ब्लड सेल, ब्लड तो नहीं जा रहा थोड़ा थोड़ा करके, ये सब बातें यूरिन टेस्ट बताएगा आपका। अगर आपको डायबिटीज़ है तो एक स्पेशल यूरिन का टेस्ट है, माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिन में देखना है, क्योंकि डायबिटीज़ में किडनी का डैमेज होना बहुत कॉमन है, और माइक्रो एल्ब्यूमिन जैसे जैसे बढ़ती है इसका मतलब आपका किडनी का डैमेज बढ़ता जा रहा है। तो ये अगर सिचुएशन है तो आपको किडनी के स्पेशलिस्ट से और डायबिटीज़ के एक्सपर्ट से बात करना बहुत ज़रूरी है, वरना किडनी का बढ़ने से, डैमेज होने से डायलिसिस की और किडनी ट्रांसप्लांट की
नौबत एक दिन आ सकती है, ये प्लीज़ ध्यान रखें। और इन्हीं टेस्टों की, इन्हीं बातों से मैं आज ये बंद कर रहा हूँ मुझसे अपना आज की आपकी डिस्कशन। तो प्लीज़ इस बात को सुनें बार बार और इसका फ़ायदा उठाएं और अपने 1 साल में कम से कम ये सारे टेस्ट जरूर कराएं। अगर एबनॉर्मल है तो हो सकता है 3 या 6 महीने में भी एज एडवाइज बाय योर डॉक्टर यू मे नीड टू रिपीट दोज टेस्ट, बट प्लीज़ मेक श्योर कि आपको इन टेस्ट की थोड़ी नॉलेज, बेसिक नॉलेज मिले। होपफुली इस डिस्कशन से आपको कुछ नॉलेज बढ़ेगी आपकी, जिससे कि आप रिज़ल्ट को ठीक से समझ पाएँ। रिज़ल्ट आता है तो सिर्फ ये ना सोचें कि ये सिर्फ डॉक्टर का काम है। डॉक्टर तो खैर देखेंगे रिज़ल्ट को, आपकी अपनी नॉलेज का भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये बात का होना। तो प्लीज़ मेक श्योर यू हैव some basic idea about these problems. Thank you very much. Bye-bye.